जब फोन को फोल्ड करेंगे तो डिस्प्ले के एटम्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे और फिर भी डिस्प्ले अच्छे से काम करती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली करंट का फ्लो होता रहता है। हमारे फोन की स्क्रीन में डिस्प्ले एक अलग चीज है और स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी एक अलग चीज है और मिक्स में इनको कॉम्बो बोल दिया जाता है और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीपल लेयर्स होती है। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो लेयर होती है वह टच सेंसिटिविटी की होती है, जिसको कैपेसिटिव टच स्क्रीन बोलते हैं। इसमें भी मल्टीपल लेयर होती है, जिसमें सबसे ऊपर एक ग्लास लगाया जाता है। जनरली हमारे फोन में रिजिड और स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास का आपने नाम सुना होगा, लेकिन फोल्डिंग डिस्प्ले में हम उसको काम में नहीं ले सकते। इसमें फ्रंट ग्लास प्लास्टिक का बना होता है, जो एक हाई ग्रेड का पॉलीमर होता है, जिसका नाम है पॉलीमाइड। यह इतने पतले होते हैं कि इनकी थिकनेस 100 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, जिसकी वजह से इनकी एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनको मल्टीपल टाइम स्ट्रेच और बेंड करने के बाद भी यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं बिना किसी डिफॉर्मेशन के। इस ग्लास में नीचे डायमंड पैटर्न होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन का, जो हमारे टच को सेंस करता है। यहाँ पर दो डायमंड ग्रिड पैटर्न है, जिनको आप देख सकते हो। एक को रो वाइज सेट किया गया है और एक को कॉलम वाइज। ऊपर की लेयर पॉजिटिव की तरह काम करेगी और नीचे की लेयर नेगेटिव की तरह, और यह दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए इनके बीच में एक इंसुलेशन की लेयर सेट की जाती है। जनरली यह लेयर ईडियम टिन ऑक्साइड की बनी होती है, लेकिन फोल्डिंग डिस्प्ले में ग्रेफिन्स की बनी होती है, जो करंट का फ्लो करवा सकता है फ्लेक्सिबल होते हुए भी। अब नीचे की लेयर पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नहीं हो पाएगा इंसुलेशन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे ऊपर की प्लेट में भी हल्का करंट फ्लो होने लगेगा और ऊपर की प्लेट अपने आप एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगी और इस प्लेट का करंट सेंसर रेगुलरली चेक करता रहता है। अब जैसे ही हम स्क्रीन को टच करेंगे तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे। जिस पॉइंट पर हम टच करेंगे उस पॉइंट पर ऊपर की लेयर का काम हमारी फिंगर करने लग जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर की प्लेट में जो करंट फ्लो हो रहा था वह कम हो जाएगा और सेंसर को पता लग जाएगा कि कहीं पर कोई टच हुआ है। तो फिर सेंसर ब्लू डायमंड की स्कैनिंग करेगा, तो यहाँ पर पहुंचते हुए सेंसर को पता चलेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ है, और फिर येलो डायमंड में रो को चेक करता है कि कौन सी रो में करंट का फ्लो कम हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर हमने टच किया था। यह सिग्नल प्रोसेसर के पास में जाएगा और प्रोसेसर डिस्प्ले में हमारे टच के हिसाब से एक्शन लेगा कि क्या दिखाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह दोनों लेयर और इंसुलेटर ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इनके नीचे डिस्प्ले होती है, तो हमें देखना भी होता है कि हमने किया क्या है। हमारा नॉर्मल जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है उसको आप ओपन करके यदि हल्का फोल्ड भी करोगे तो वह आराम से काम करेगी, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। लेकिन चैलेंज तब आता है जब आप डिस्प्ले को पूरा 180 डिग्री फोल्ड कर देते हैं और रेगुलरली हमें इसको फोल्ड करना हो। तो सबसे पहले हम OLED को समझते हैं कि इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं जो फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारी 3D एनिमेशन से बनी यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स में शामिल हो सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको वो सभी स्किल सिखाएंगे जो आपको प्रोफेशनल 3D एनिमेशन क्रिएट करने के लिए चाहिए। चाहे आप 3D एनिमेशन में नए हो या पहले से कुछ जानते हो, हमारा कोर्स आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक गाइड करेगा। इसे आज ही ज्वाइन करें और अपनी एनिमेशन की स्किल को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। यह डिस्प्ले हमारे घर में जो LED टॉर्च होती है उसी का एडवांस वर्जन है। यह एक सैमसंग का फोन है जिसका रेजोल्यूशन 2K रेजोल्यूशन से ज्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलती है 40 लाख से भी ज्यादा। अब हर एक पिक्सल एक LED लाइट होता है और इस डिस्प्ले में टोटल इतनी LED लाइट लगी हुई है, और यह लाइट भी कंट्रोल्ड लाइट होती है जिनकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन OLED की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब ऑर्गेनिक का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर जो एटम्स यूज होते हैं वह पेड़ पौधे फूल पत्तियों के बने होते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन का ऐसा कंपाउंड जो मल्टीपल एटम के साथ में अपना बॉन्ड बना सके। यहाँ पर मोलिकुलर स्ट्रक्चर कार्बन के एटम के अराउंड ही बना रहता है, जो कुछ इस टाइप का होता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले हमें एक बार एटॉमिक लेवल पर जाकर समझना होगा कि यहाँ पर लाइट एमिट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, यह एक सिलिकॉन का एटम है। इसके चारों तरफ इसके एनर्जी लेवल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास में एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। अब यह जो लास्ट वाला एनर्जी लेवल है इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और इस बैंड के चारों तरफ एक और बैंड होता है जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जब हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं इस एटम से तो इलेक्ट्रॉन के पास में पावर आ जाती है और ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है वह फ्री हो जाता है आगे गति करने के लिए, और यह इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकता है, जिससे करंट का फ्लो
स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही गेम चलता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पर एक जगह खाली हो जाती है जिसको होल बोलते हैं, और कंडक्शन बैंड एक हाई एनर्जी बैंड होता है जिसमें वैलेंस बैंड से भी ज्यादा एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आएगा तो उसको अपनी कुछ एनर्जी लॉस करनी होगी, तो फिर वह क्या करता है, एक फोटोन रिलीज करता है जो हमें लाइट के रूप में दिखाई देता है। अब इस कंसेप्ट को हमारी ओलेड डिस्प्ले में यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक पिक्सल को समझते हैं। यहाँ पर बीच में एक लेयर होती है एमिसिव लेयर, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस लेयर के दोनों साइड में एनोड और कैथोड होते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस मोलिकुलर स्ट्रक्चर में दो लेवल होते हैं, एक हाई एनर्जी लेवल जिसको ऑर्गेनिक में होमो बोलते हैं और इनऑर्गेनिक में वैलेंस बैंड बोलते हैं, जो अभी हमने देखा था। दूसरा होता है लूमो यानी लो एनर्जी लेवल, जिसको इनऑर्गेनिक में कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एनोड इलेक्ट्रॉन को होमो लेवल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और लूमो एनर्जी लेवल में भेजने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूमो लेवल में जाएंगे तो इनको अपनी कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, और जैसे ही यहाँ पर आकर अपनी जगह पर बैठेंगे तो फोटोन रिलीज करेंगे जिससे पिक्सल से लाइट निकलेगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, एमिसिव लेयर एक ऑर्गेनिक लेयर होती है और एनोड और कैथोड यह एक अलग टाइप की लेयर होती है। तो जब एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो होमो लेवल और एनोड के बीच में अपने आप एक बैरियर बन जाता है। सेम ऐसा ही कैथोड साइड में होता है। तो फिर इस बैरियर को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल इंजेक्शन लेयर लगाई जाती है जो इस बैरियर को कम करती है। अब बैरियर तो कम हो गया, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की स्पीड को बढ़ाना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर और होल ट्रांसपोर्ट लेयर लगाई जाती है। और इतनी सारी लेयर लगाने के बाद में हमारा एक पिक्सल रेडी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर पिक्सल में करंट के फ्लो को हम कम ज्यादा करके यहाँ पे इसकी लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो एनोड होता है वह ट्रांसपेरेंट होता है, अदरवाइज तो हमें कलर दिखाई ही नहीं देगा। इस पिक्सल से व्हाइट लाइट निकलती है। ठीक ऐसे ही हम दो पिक्सल और बना लेते हैं और इन सभी से व्हाइट लाइट रिलीज होगी। यदि इन पिक्सल के सामने हम एक फिल्टर लगा दे जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का हो तो हमें RGB लाइट मिल जाएगी। और इन तीनों पिक्सल की लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करके दुनिया में जितने भी टाइप के कलर होते हैं उन सबको हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर हर पिक्सल के पास में अपनी अलग कलर की लाइट होती है फिल्टर लगाने के बाद में, लेकिन यह पिक्सल इतने छोटे होते हैं कि हमें अलग अलग लाइट दिखाई नहीं देती है। इन RGB कलर से मिलके जो एक कलर बनता है वही दिखाई देता है। लेकिन हमारे स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो गई है। हमें यहाँ पर कलर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जो पिक्सल होते हैं वह खुद ही रेड,